Today topic is Compton effect. Compton effect: when an X-ray photon collide with a free electron which is at rest. जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ कोलाइड करता है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट होता है, देन चेंज इन wavelength or frequency is observed. This phenomenon is called as Compton's इफेक्ट। जब एक फोटोन एक्सरे फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, उसके कोलिजन के बाद तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑब्जर्व होता है फोटोन का। उसके बीच में जो रिलेशन आता है चेंज इन वेवलेंथ में, द इंसिडेंट फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विद द स्कैटर्ड फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, हम उस रिलेशन को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। सपोज दिस इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट having a rest mass energy E naught equal to m naught c square and its momentum p equal to 0 and its momentum p equal to 0, whereas this X-ray photon and its energy E equal to h mu and momentum is h mu divided by c, and its momentum is h mu by c. After collision, initially X-ray photon and electron colliding only along x-axis, therefore momentum जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम x-axis के अलोंग ही होगा। कोलिजन के बाद ये जो फोटोन है ये स्कैटर्ड हो रहा है इस डायरेक्शन में, हालांकि इसकी डायरेक्शन 0 to 180 डिग्री कुछ भी हो सकती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ स्कैटर्ड इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसके एंगल को हम फाई कहेंगे। दिस एंगल इज थीटा और उसका एंगल फाई है, दोनों स्कैटर्ड हो रही है। पहले एनर्जी इक्वल टू एच म्यू थी, अब इस स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है E equal to h mu dash and its momentum is P equal to h mu dash by c। कोलिजन के बाद ये जो मोमेंटम है इसका ये अलोंग एक्स एक्सिस भी रिजॉल्व होगा और अलोंग बाई एक्सिस भी रिजॉल्व होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो
मोमेंटम होगा p ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू mb। ये x एक्सिस के अलोंग भी होगा और बाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। ये x एक्सिस के अलोंग है, ये बाई एक्सिस के अलोंग है, और ये नेगेटिव होगा, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। दिस इज माइनस p साइन थीटा एंड दिस इज p cos फाई, और ये फाई था, थीटा नहीं था, ये फाई था। यहाँ वाला जो मोमेंटम होगा वो बन जाएगा h म्यू डैश c, h म्यू डैश बाय c साइन थीटा, और ये बन जाएगा h म्यू डैश बाय c cos थीटा। यहाँ पर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी m नॉट स्क्वायर c रेज टू पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर हो whole under the root this is the energy, this is the energy of electron, this is the inner momentum of the electron, this is the energy of the photon। ये फोटोन की एनर्जी है स्कैटर्ड की, E इक्वल टू एच म्यू, P इक्वल टू एच म्यू बाई सी। यहाँ पर जो हो रहा है, एक एक्स रे फोटोन कोलाइड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कोलिजन के बाद ये जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, अलग अलग एंगल के साथ स्कैटर्ड हो रहे हैं। इसकी एनर्जी थी शुरू की E इक्वल टू एच म्यू, मोमेंटम था P इक्वल टू एच म्यू बाई सी। रेस्ट मास एनर्जी जो है m नॉट सी स्क्वायर, और मोमेंटम P इक्वल टू 0 था क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था। कोलिजन के बाद ये फोटोन स्कैटर्ड हो रहा है थीटा एंगल में, और फोटोन जो है थीटा एंगल में स्कैटर्ड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फाई एंगल में स्कैटर्ड हो रहा है, डेविएट हो रहा है। अब इसके बाद तो इसका जो एनर्जी होगी E डैश इक्वल टू एच म्यू डैश, और मोमेंटम जो होगा इसका एच म्यू डैश बाई सी। ये जो एच म्यू बाई सी है ये रिजॉल्व हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, रिजॉल्विंग अलोंग एक्स एंड बाई कंपोनेंट। ये जो मोमेंटम है माइनस पी साइन थीटा साइन फाई, ये नेगेटिव आएगा, और पी कॉस फाई जो है ये रियल एक्सिस में है, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी या चेंज इन वेवलेंथ ऑब्जर्व करना है। एच म्यू और एच म्यू डैश का जो डिफरेंस होगा या लैम्डा लैम्डा डैश का डिफरेंस होगा वो निकालना। मैं फिर से ब्रीफ में लिखना चाहूँगा, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इक्वल टू एच म्यू मोमेंटम ऑफ फोटोन एच म्यू डैश बाई सी, एच म्यू बाई सी। मोमेंटम या एनर्जी पहले बात कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट m नॉट सी स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम p था, इलेक्ट्रॉन के केस में 0 हो जाएगा। रेस्ट मास एनर्जी को E नॉट कह देते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन PI कह देता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं EI कह देता हूँ शुरू के लिए। अब अगर कोलिजन के बाद देखें तो एनर्जी ऑफ scattered
photon E dash equal to h mu dash. Momentum of scattered photon P final equal to h mu dash by c. अब ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, x के अलोंग भी और y के अलोंग भी, दो कंपोनेंट में जाएगा क्योंकि ये थीटा एंगल में स्कैटर्ड हो रहा है अलोंग द ओरिजिनल डायरेक्शन। जो हमारी शुरू की डायरेक्शन थी तो उसके बजाय ये थीटा डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहा है। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड और रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हो रहा है उसकी एनर्जी जो है E इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c रेज टू पावर 4 p स्क्वायर c स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसके बाद हमारा बचा है मोमेंटम और रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद है उसको स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन या रिकॉयल इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, एंड दैट इज Pf इक्वल टू P। अब हमें यहाँ पर इसको रिलेशन निकालना है दो वेवलेंथ के बीच में या दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, इंसिडेंट फोटोन के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में और स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बीच में या वेवलेंथ के बीच में। तो जब फोटोन था शुरू में जिसकी एनर्जी थी h म्यू, ये वाली स्कैटर्ड फोटोन हो गया उसकी एनर्जी h म्यू हो गई। जब ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है ये मोशन में आ जाएगा। जो मोशन में आ जाएगा वो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और वो इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। फोटोन के इंसिडेंट एनर्जी और स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ scattered photon। kinetic energy of electron equal to h mu minus h mu। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को देखेंगे, मगर मोमेंटम जो है अलोंग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोमेंटम जो यहाँ पर है फोटोन का h म्यू बाई सी प्लस इसका मोमेंटम 0 है इलेक्ट्रॉन का, प्लस दूसरे का मोमेंटम है h म्यू डैश बाई सी, और इसका मोमेंटम जो है अलोंग एक्स एक्सिस h म्यू बाई सी। दूसरे का हमारे पास जो मोमेंटम है h म्यू बाई सी 0 प्लस h म्यू डैश बाई सी। और अगर ये मोमेंटम था तो अगर ये कोस कंपोनेंट में आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये कोस थीटा और प्लस पी कोस फाई। ये जो है इनसी मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस h म्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस p कॉस फाई, ये मोमेंटम है
इलेक्ट्रॉन का अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो c है डिनोमिनेटर में, ये हम इसको अगर c से पूरे को मल्टीप्लाई करें तो ये c कैंसिल हो जाएगा, ये c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c मल्टीप्लाई हो जाएगा और h वाली टर्मों को एक साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा h म्यू माइनस h म्यू डैश कॉस थीटा इक्वल टू पी सी कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 2। ये मोमेंटम है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली मोमेंटम अलोंग बाई एक्सिस, मोमेंटम अगर मैं बाई एक्सिस के अलोंग की बात करूं तो मोमेंटम अलोंग बाई एक्सिस, फोटोन का कंपोनेंट 0 है बिफोर कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का बाई कंपोनेंट भी 0 है और ये हमारे पास जो आएगा 0 + 0 इक्वल टू h म्यू डैश बाई c, ये कंपोनेंट आ जाएगा साइन थीटा और ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट है जैसे माइनस साइन फाई। और मैं इस c को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन के साथ तो ये c कैंसिल हो जाएगा, c यहाँ पे आ जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा h म्यू डैश बाई h म्यू डैश c, जो नीचे का c था बाई c वाला पार्ट वो कैंसिल हो गया, साइन थीटा और इसको एक साइड रख लूँ तो ये बन जाएगा पी सी साइन फाई, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अब इक्वेशन 2 और 3 है। ये कंपोनेंट आया अलोंग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट अलोंग आया बाई एक्सिस। तो मैं अगर इन दोनों का स्क्वायर और ऐड करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। पहली बार कर रहे हैं तो पहले स्क्वेयरिंग करता हूँ, अगली बार टर्म पे भी उसको ऐड करता हूँ। अगर स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा ये h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश, इसका स्क्वायर हो गया h स्क्वायर म्यू स्क्वायर, h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर और यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आना है इसके साथ, यहाँ पर h स्क्वायर म्यू स्क्वायर इस इक्वेशन को कट कर रहा हूँ, h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा इक्वल टू h स्क्वायर म्यू स्क्वायर h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया। अगर इक्वेशन 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई। अब ये साइन स्क्वायर फाई और ये कोस स्क्वायर फाई, इनका ये टर्म कॉमन है तो ये मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी आगे। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूं इन दोनों पार्ट को तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये टर्म एक ही बार है तो बाहर लिख ली जाएगी h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों से कॉमन आ जाएगा। इसको डबल लाइन कर देता हूँ समझने के लिए, h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर
और ये वाला पार्ट जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। ये मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये केवल हम समझ सकते हैं। और जब इस वाले पार्ट को आगे देखता हूँ तो ये टर्म एक हमारे पास बचेगी, तो इसको लिख रहा हूँ माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है आपस में, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, और हम इसको ऐड जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। इक्वेशन नंबर हमारी 4। अगर ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है तो हम इसके बाद अब एनर्जी के रिलेशन को स्टडी करेंगे। यहाँ मैंने 3 टर्में लिखी हैं, जानबूझकर इसके साथ मैंने माइनस ब्रैकेट में लिया है। ये दोनों टर्में एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर और एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर जो हैं ये अलग से रखी हुई हैं, अलग से लिखी हुई हैं। कैंसलेशन होगा हमारा इसके बाद एनर्जी वाली टर्म के साथ। अब हम एनर्जी के रिलेशन को देखेंगे यूजिंग फ्रॉम एनर्जी एक्सप्रेशन। जो एनर्जी एक्सप्रेशन होती है E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एनर्जी का दूसरा रिलेशन होता है, इसका चलो नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली एक दूसरा रिलेशन एनर्जी का है रिलेटिविस्टिक अप्रोच से, होल अंडर द रूट m0 स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम 5 and 6 वी गेट, ये मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस m0 सी स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसको करने के लिए मुझे स्क्वायर करने के लिए 2 टर्में थी, इसकी 3 बन जाएंगी। ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस m0 स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन m0 सी स्क्वायर m0 स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 और पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई। अगर ये टर्म कैंसिल हो गई तो मेरे पास बच गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन m0 सी स्क्वायर। अगर हमारे पास ये टर्म आ गई है तो हम इस इक्वेशन में, ये तो इक्वेशन नंबर शायद हमारे पास होगा 6 इस इक्वेशन 6 के बाद हम इसे 7 नंबर दे देते हैं। हम यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिली थी। इस इक्वेशन हम इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट करना चाहेंगे। नाउ यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 7, तो बन जाएगा ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर एच म्यू माइनस एच म्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2 इसकी जगह हो जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू डैश और m0
सी स्क्वायर। ओपन करेंगे तो कुछ हमारे पास बनेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 8। अब मैं इक्वेशन नंबर 8 का जो है कंपैरिजन करूंगा इक्वेशन नंबर 4 के साथ। अगर इक्वेशन नंबर 4 को देखता हूं तो यहाँ पर ये दो टर्म हैं, 1 2 3, दो टर्म लेफ्ट हैंड साइड की, एक टर्म राइट हैंड साइड की। शायद ये टर्म यहाँ पे एक टर्म ये राइट हैंड साइड के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये लेफ्ट की दोनों टर्मों के साथ कैंसिल हो जाएंगी। फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 8, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में तीनों कैंसिल हो जाएंगे। इस पार्ट के साथ, इस पार्ट के साथ और इस पार्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो पार्ट 3 बचेंगे वो बनेंगे माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस रखा है जानबूझ के समझने के लिए, माइनस 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा। अब इस वाली टर्म के साथ अगर इसको देखते हैं तो ये वाला पार्ट कॉमन है और मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ को ले जाऊंगा। अगर राइट साइड को ले जाऊंगा तो मेरे पास बनेगा ये 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा। ये पार्ट कॉमन ले सकता हूँ। टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप नीचे उतरेगा, म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा म्यू माइनस म्यू डैश और एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। एक h भी बचेगा यहाँ से। इस वाले पार्ट को इधर ले जाऊंगा और इस वाले पार्ट को इस तरफ को ले जाऊंगा, इस पार्ट को इधर ले जाऊंगा सिंपलीफाई करने के लिए। तो मेरे पास क्या बनेगा, म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं c इक्वल टू म्यू लैम्डा, c इक्वल टू म्यू डैश लैम्डा डैश। देयरफॉर 1 अपॉन म्यू इक्वल टू c अपॉन 1 अपॉन म्यू डैश। अगर ये म्यू को इधर रख रहा हूँ डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पर आएगा ये लैम्डा अपॉन सी इक्वल आल्सो
1 अपॉन म्यू डैश इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन सी। इसका नंबर शायद हमने 8 के बाद कोई नंबर नहीं दिया था, तो इसको नंबर हम इक्वेशन 9 देता हूँ। इक्वेशन 9 में हम इक्वेशन 10 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा ये लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा 10 इन इक्वेशन 9 माइनस लैम्डा बाई सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में दोनों साइड सी है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ, और वो किसके बराबर होगा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड एज चेंज इन wavelength, and lambda c is called as constant wavelength. Lambda c equal to h upon m naught c. This delta lambda is change in wavelength, चेंज इन वेवलेंथ। हम डेल्टा लैम्डा निकालें चेंज इन वेवलेंथ, या डेल्टा म्यू निकालें चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट। इसको जब हम स्टडी करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट होगा हमारा। फिर से मैं इसको रिवीट करना चाहूँगा, रिवाइज करना चाहूँगा, केवल एक ब्रीफ समरी में। केवल हमें सारा सिंप्लिसिटी करके देख रहे हैं कि जब एक एक्सरे फोटोन कोलाइड करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, तो चेंज इन वेवलेंथ या चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्जर्व होगी, मिलेगी। हम उसको कॉम्पटन इफेक्ट करेंगे। एक्सरे फोटोन है, एनर्जी P इक्वल टू एच म्यू है, मोमेंटम P इक्वल टू एच म्यू बाई सी होगा। इसकी रेस्ट मास एनर्जी यानी सी स्क्वायर होती है, मोमेंटम P इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट है। जब स्कैटर्ड होगा फोटोन तो उसकी एनर्जी हो जाएगी E डैश इक्वल टू एच म्यू डैश, ये पहले वाली एनर्जी से कम होगी। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इंसिडेंस डायरेक्शन है। अगर फोटोन आगे इसी डायरेक्शन में चला जाए तो हम इसे अनमोडिफाइड रेडिएशन कहते हैं। और अगर ये फोटोन की पहले वाले से एनर्जी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम उसे मॉडिफाइड रेडिएशन कहते हैं। मॉडिफाइड मीन जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज हो रहा है, वो पहले वाली डायरेक्शन में नहीं जा रहा। जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो इसका डाटा सारा हमने लिखा है। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच म्यू, मोमेंटम एच म्यू बाई सी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एम नॉट सी स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन P इक्वल टू 0। स्कैटर्ड फोटोन, जब कोलिजन के बाद फोटोन स्कैटर्ड होगा थ्रू एन एंगल थीटा, तो वैल्यू होगी एच म्यू डैश पुट किया है। मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एच म्यू डैश बाई सी, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 प्लस P स्क्वायर सी स्क्वायर। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है और काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अगर ये कोलाइड करते हैं शुरू में, और जो कोलिजन के बाद लॉस इन एनर्जी होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को वो कोलिजन के बाद एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर एनर्जी मिल जाएगी तो ये भी किसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम मोमेंटम का कंजर्वेशन देखेंगे। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बराबर होगा। ये एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो रिलेशन हमारे पास आ रहा है एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस थीटा इक्वल टू पी सी कॉस थीटा। ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है अलोंग एक्स एक्सिस। ये बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस है, और ये वाला पार्ट बिफोर आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस है।
दोनों पार्ट को स्क्वायर ऐड करते हैं। मैंने थोड़ा सा ये काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है, आप चाहो तो इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हो। अब मैं एनर्जी के रिलेशन को देख रहा हूँ। जब दोनों एनर्जी का कंपैरिजन करूँगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन इन काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी, और ये एनर्जी रिलेटिविस्टिक एनर्जी के रिलेशन से है, इसका स्क्वायर करेंगे और पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे रिलेशन इक्वेशन 7 आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो इक्वेशन 8 में ये रिलेशन आ जाएगा। इसमें 3 टर्में जो होंगी इक्वेशन 4 की वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी, और उसके बाद हम म्यू और म्यू डैश या लैम्डा और लैम्डा डैश के बीच में जो रिलेशन निकालेंगे, हम इसको चेंज इन वेवलेंथ या चेंज इन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट। और यहाँ पे डेल्टा लैम्डा होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और लैम्डा सी होगा कॉम्पटन वेवलेंथ जो है लैम्डा सी, इसको हम पुट कर देते हैं तो ये बनेगा डेल्टा लैम्डा इक्वल टू, रिलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लैम्डा सी 1 माइनस कोस थीटा। दिक्कत हो बेटा बाद में डिस्कस कर लेंगे, जो भी आप मुझे मैसेज कर